नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और मैं हूं आपके साथ दिव्या चतुर्वेदी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट डेली शो सिप की टिप, जिसमें म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई तमाम जानकारी यहां पर लेकर आते हैं और चर्चा होती है आपके पोर्टफोलियोज, आपके सवालों पर भी। आज भी वो क्रम, आज भी वो सिलसिला जारी रहेगा और आज बात होगी सोने और चांदी पर, क्योंकि काफी दिनों बाद इसमें रौनक देखने को मिली है। ऐसे में यहाँ पर निवेशकों को क्या करना चाहिए, इसी पर आज हम लोग करेंगे चर्चा। और इस चर्चा में आप भी हो सकते हैं हमारे साथ शामिल। सिंपली हमारा जो कमेंट सेक्शन है यूट्यूब पे वो खुला हुआ है, वहां पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर 9354027995 पर भी जाकर आप अपने सवाल, आप अपने पोर्टफोलियोज यहाँ पर भेज सकते हैं। एक्सपर्ट के जरिए उसको बेहतर तरीके से हम लोग डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सिप की टिप। बिल्कुल, देखिए भारत में सोने की चमक बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे कि अभिषेक जी ने बोला, गोल्ड को अगर हम देखें 1,49,000 प्रति 10 ग्राम के भाव को जो है पार कर चुका है। जब भी गोल्ड में ऐसी हलचल देखने को मिलती है तो निवेशकों के मन में कई तरीके के सवाल आते हैं अपने निवेश को लेकर। एक तो ये कि क्या अभी निवेश करें, थोड़ा और इंतजार करें, या फिर मुनाफा वसूली कर लें। जो लोग प्रॉफिट में आ गए हैं, क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, फिर थोड़ा और इंतजार उन्हें करना चाहिए। आज सिप की टिप में तमाम इन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे। आखिर सोना इतनी तेजी से भाग क्यों रहा है, अमेरिका ईरान तनाव, डॉलर इंडेक्स और कच्चे तेल का गोल्ड से क्या रिश्ता है। साथ ही जानेंगे गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड और सिप के जरिए निवेश करने वालों को यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तमाम पहलुओं पर आज होगी चर्चा और इसमें हमारी मदद करेंगे सेबी RIA जितेंद्र सोलंकी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। वेलकम सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मतलब सर, काफी समय बाद हम लोग देख रहे हैं कि सोने चांदी में यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है और कई सारी इसकी वजह भी हो सकती हैं। लेकिन सर, क्या लग रहा है कि अभी ये जो तेजी है ये कंटिन्यू होगी आगे चल के? देखिए, हमने अगर पिछले कुछ टाइम में देखा हो तो इस तरह के दौर काफी देखे हैं जहाँ पे गोल्ड कम आया, फिर हमें तेजी देखने को मिली, फिर दोबारा से गोल्ड के प्राइसेस जो है गिर गए। और मुझे लगता है अभी जिस तरह का भी सिनेरियो चल रहा है उसमें कभी इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है न्यूज आ जाती है, कभी हम US ईरान कन्फ्लिक्ट के ऊपर हम बात करने लगते हैं, वहां पे अगर थम जाता है तो गोल्ड में जो है बदल जाता है सिनेरियो। तो अभी ये सिनेरियो चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी तेजी आती है उसको हम बोलेंगे अब ये सस्टेनेबल होने वाली है, क्योंकि अगले पल क्या होने वाला है हमें नहीं पता है। कहाँ ये कन्फ्लिक्ट अभी थम गया है पूरी तरह से और क्या हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं तो कह नहीं सकते। तो मुझे लगता है अभी ये दौर चलेगा जहाँ पे कभी आपको तेजी देखने को मिलेगी, कभी आपको सोना चांदी गिरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अच्छा, अगर से निवेशकों के लिहाज से बात करें, स्टार्टिंग में जैसे कि हमने टीज भी किया कि आज तमाम चीजें हम कवर करने वाले हैं। निवेशक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब भी सर सोने में हलचल होती है, खास करके जब तेजी की तरफ सोना में दिखाई देता है, आम निवेशकों के मन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। उनके मन में ये रहता है कि क्या तेजी का मतलब है निवेश से दूर रहना है, या लंबी अवधि के लिए निवेशकों के लिए ये भी मौका हो सकता है। आपके हिसाब से सर निवेशकों को अभी जो है क्या करना चाहिए गोल्ड में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हम ये तेजी आ रही है या मंदी आ रही है इसको देख के आप रिएक्शन बना सकते हैं अपने निवेश का। आपका निवेश जो है लॉन्ग टर्म एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनना चाहिए और उसमें अगर आपने गोल्ड को एज एन एसेट एलोकेशन ट्रीट करके रखा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि आप इससे जो है उतना पैनिक सिचुएशन में जाएंगे या आप सोचना शुरू कर देंगे दूसरी तरफ। तो गोल्ड को जब तक निवेशक इसको एसेट एलोकेशन का हिस्सा बना के चल रहे हैं और इससे चिंतित नहीं है, मुझे लगता है तब तक वो निवेश सही है। लेकिन जहां पे आप एसेट एलोकेशन का हिस्सा नहीं बनाया है आपने और इस तेजी और मंदी के दौर में जो है आप वो निवेश की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं तो वहां पे ये कंफ्यूजन पैदा होता है। कंफ्यूजन उन निवेशकों के लिए भी होता है जो शायद अभी पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर रहे हैं, तो लगता है कि अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये तेजी आगे आएगी, कितना रिटर्न मिलेगा। और कहीं ना कहीं अब गोल्ड का जो एक्सपेक्टेशन है ना वो अभी जो हाल फिल में रिटर्न मिले हैं उससे काफी जुड़ गया है, तो निवेशक इसको उसी तरफ से देख रहे हैं। और शायद उतना भी ना मिले लेकिन उससे अगर थोड़ा भी मिलता है तब भी रिटर्न बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है जब गोल्ड को आप अपने एसेट एलोकेशन में निवेश के लिए जोड़ रहे हैं तो फिर एक लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि क्या रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म, क्या हिस्टोरिकल है, किस तरीके से रिटर्न इसमें आते हैं, तब आपको जो है ये जो कंफ्यूजन है तब आपको नहीं होगा। लेकिन अभी का जो कंफ्यूजन है वो स्पेसिफिक इसलिए है कि एक रिटर्न की हिस्ट्री अब निवेशकों के माइंड में छप गई है और उस हिस्ट्री को वो रिपीट करना चाहते हैं या उसके आसपास रहना चाहते हैं। तो फिर बड़ा मुश्किल होता है डिसीजन लेना, क्या अब मैं उस रैली में घुस जाऊं या अभी
पता लगा निवेश करते ही जो है गिरावट आ गई। अच्छा ठीक है, तो मतलब बिल्कुल सर ने सही कहा कि जो भी हालिया महीनों में जो है रिटर्न हमें देखने को मिले हैं, चाहे गोल्ड में कह लें या फिर सिल्वर में कह लें, ऑल टाइम हाई जब इन्होंने टच किया अपना जनवरी के महीने में, उसके बाद से जो है लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा सर, दो सवाल मेरे रहेंगे। एक तो ये कि सिल्वर को भी आप कैसे देख रहे हैं? गोल्ड में भी तेजी रही बीते 5 दिनों में, अगर हम देखें बीते 5 दिनों में सिल्वर भी हमें काफी भागता हुआ नजर आया। एक तो सिल्वर को आप कैसे देख रहे हैं, दूसरा ये हमारे एक दर्शक है ऋषि पाठक, ये आपसे जानना चाह रहे हैं, शुड वी कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन स्टैगर्ड मैनर इन गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा ईटीएफ में जो है गोल्ड के और सिल्वर के निवेश क्या करते रहना चाहिए? ये दो सवाल। देखिए, जहां तक निवेश की बात है तो मेरी तो यही राय होगी कि स्टैगर्ड वे में निवेशक इन्वेस्ट करते रहें, वो ज्यादा बेहतर है निवेश करने के लिए। कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें कि अभी लमसम करना है। स्टैगर्ड वे में फायदा ये रहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है कि अभी गोल्ड में क्या होने वाला है। आपने पैसा रुका हुआ है, जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब आप निवेश कर सकते हैं। दूसरा, स्टैगर्ड वे में हम इसको एक एसआईपी की तरह ले लें कि जब भी अगर उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो आप कैप्चर कर रहे हैं उसको, वरना टाइमिंग जो है वो सबसे गलत निर्णय होता है। तो इसलिए स्टैगर्ड वे में निवेश करें, वो ज्यादा बेहतर है। और किसी भी एसेट क्लास के लिए, चाहे हम इक्विटी की बात करते हैं और गोल्ड की जब हम बात करते हैं, तो इन्हीं एसेट क्लासेस में हम हमेशा ये राय देते हैं कि आप स्टैगर्ड वे में निवेश करो, वो ज्यादा बेहतर है, रेदर देन आप उस टाइमिंग को देखो, क्योंकि टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है। अभी चढ़ गया सडनली जो है हमने देखा कि प्राइसेस बढ़ गए हैं। अब निवेशक के मन में अगर ये जब लमसम खासकर जब करते हैं तो हमेशा ये कंफ्यूजन रहेगा कि क्या वाकई में अब यहाँ से इंक्रीज होगा, मैं थोड़ा वेट करूं, डाउन आ जाएगा। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, स्टैगर्ड वे में आप इसको निवेश करें। और सर सिल्वर पे, हाँ क्या पूछा? सिल्वर सर, सिल्वर को कैसे देख रहे हैं आप? क्या मतलब तेजी दिखी है बीते 5 दिनों में? अगर थोड़ा सा मुझे मजाकिया भी लगता है कभी कभी, क्या इंडस्ट्रियल डिमांड अचानक से सिल्वर में तेज हो जाती है, फिर अचानक से गायब हो जाती है, होता क्या है सिल्वर में? देखिए, इंडस्ट्रियल डिमांड के इतना उतार चढ़ाव तो नहीं होता है कि सडनली तेजी हो गई और आज फिर से कम हो गई। कहीं ना कहीं ये रिएक्शंस भी होते हैं, इमोशन बेस्ड। जो हम स्टॉक मार्केट में हम रिएक्शन सोचते हैं, वही रिएक्शन यहाँ भी होते हैं। और उसी से जो है क्योंकि ईटीएफ है, देखिए ईटीएफ है, खरीद फरोख्त तो होगी और निवेशक जो भी रिएक्ट करेंगे उस पे जो है खरीदेंगे, बेचेंगे। और स्टॉक एक्सचेंज से बाय सेलिंग करना थोड़ा ज्यादा आसान है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई इंडस्ट्रियल डिमांड से जो है इतनी जल्दी जल्दी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं रिएक्शंस भी मैटर करते हैं कि सडनली कोई न्यूज आई और आपको लगने लगा कि सब स्थिर हो गया, अब जो है अपराइज की तरफ है, तो क्यों ना जो है खरीद लिया जाए। तो आई थिंक उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। पर मुझे नहीं लगता कि अभी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डिमांड सडनली जो आने आ गई है। मेरा तो मानना है कि थोड़ा बहुत रिएक्शन बेस है ये। सर वैसे गोल्ड और सिल्वर में क्या लग रहा है आपको कि मतलब आगे चल के अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखा जाए, 5-6 साल, 7 साल या 10 साल के हिसाब से अगर देखा जाए, तो किसमें लग रहा है कि मोस्ट प्रॉमिसिंग एसेट इन दोनों में से ये निकल के आ सकता है कि इसमें ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? देखिए, प्रॉमिसिंग एसेट की बात करते हैं तो पहले दोनों के स्ट्रक्चर को समझना होता है। अब क्योंकि सिल्वर का जो बेस है वो खासकर इंडस्ट्रियल डिमांड पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है, और गोल्ड का बेस वो इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं है। गोल्ड का अपना एक बेस है और अनसर्टेन एनवायरनमेंट में गोल्ड ज्यादा अच्छा दिखता है, और लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन से हमने हिस्टोरिकल देखा भी है। तो दोनों का जो यूसेज है वो बहुत डिफरेंट है। अब क्योंकि सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड है और इंडस्ट्रियल डिमांड अगर अपने पीक पे जाता है, बढ़ता है, तो सिल्वर के अंदर आप वॉलेटिलिटी भी देखेंगे और रिटर्न भी आपको देखेंगे, गोल्ड के मुकाबले शायद आप ज्यादा देखेंगे। तो जब मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो मे बी सिल्वर में आप अपसाइड ज्यादा देख सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि डाउनसाइड भी आप ज्यादा देखेंगे गोल्ड के मुकाबले। तो जब दोनों निवेश की बात आती है कमोडिटी में, तो मुझे लगता है बैलेंस्ड अप्रोच किसी भी निवेशक के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होता है। और एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप निवेश कीजिए, रेदर देन ये सोच कर कि ये भी जो है आपको एक निवेश का आपको जरिया मिल गया शॉर्ट टर्म मनी के वेल्थ क्रिएशन का। ठीक है। वैसे सर अगर मैं 3 लिहाज से पूछूं आपसे, एक तो एग्रेसिव हमारा इन्वेस्टर हो गया, एक हमारा मॉडरेट इन्वेस्टर हो गया, एक हमारा हो गया कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। अब गोल्ड और सिल्वर का जो एलोकेशन है वो कैसे अलग अलग इन तीनों के लिए होना चाहिए? एक ऐसा इन्वेस्टर है जो रिस्क अच्छा खासा उठा सकता है, वोलेटिलिटी से उतना ज्यादा फर्क उससे नहीं पड़ता है। एक ऐसा है जिसे बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए, और एक बीच में मॉडरेट है कि हाँ
रिस्क थोड़ा मैनेज कर लेंगे लेकिन रिटर्न भी अच्छे चाहिए। तो ऐसे में सर सिल्वर का एलोकेशन खास करके अगर पूछूं, क्योंकि गोल्ड तो फिर भी कहते हैं कि इन्फ्लेशन हेजिंग एसेट है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी रखता है आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन सिल्वर खास करके उसका एलोकेशन इन तीनों अलग अलग इन्वेस्टर के लिए कैसे? देखिए, अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो मुझे लगता है कि रिस्क एपेटाइट है, मे बी वो वॉलेटिलिटी देखने का जो सिल्वर उसको दिखाएगा, उस केस में शायद 50-50 एलोकेशन भी उसके लिए बेहतर हो सकता है। अब 50 से ज्यादा वो कितना रिस्क एपेटाइट है उस पर निर्भर करेगा, बट मुझे लगता है वो एलोकेशन सही हो सकता है। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए मैं कहूंगा कि शायद अलग अलग एलोकेशन करना बहुत मुश्किल हो। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि मैं सिल्वर में कितना रखूं, गोल्ड में कितना रखूं। तो मे बी इस तरह के फंड्स जहां पे कि जो एलोकेशन है वो खुद फंड मैनेजर कर रहा है या फंड कर रहा है, तो ऐसे फंड्स उसके लिए बेहतर हो जाते हैं। अब एक मॉडरेट इन्वेस्टर इसके बीच में आके रुकता है कि उसके लिए क्या होना चाहिए। मुझे लगता है मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए मे बी 30% सिल्वर और 70% गोल्ड, वो एक एलोकेशन हो सकता है। हालांकि बहुत कुछ अपने रिस्क एपेटाइट पे निर्भर करता है, बट आई थिंक अगर जनरल मुझे बात करनी हो तो ये एलोकेशन निकल के आते हैं। मैं सिल्वर को बहुत हाई एलोकेशन पे नहीं लेके जाता कि एग्रेसिव 70-80 चला जाए। मुझे लगता है गोल्ड का अभी बहुत महत्व है आपके एसेट एलोकेशन में, तो वो एलोकेशन एक बढ़िया एलोकेशन निकल के आता है। चलिए, इस बीच कमोडिटी समाचार के हेड रिसर्च अंकित कपूर सर जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। जी नमस्कार। सर, कहाँ रह गए थे? 10 मिनट लेट हो गए आप। अरे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए सर, कोई बात नहीं। लेकिन सर यही पूछना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि मतलब 3 अगस्त के बाद से देखिए थोड़ी सी रैली देखने को मिल रही है। 1,43,000 के आसपास हम लोग गोल्ड में बैठे हुए थे, सिर्फ गोल्ड की पर्टिकुलरली अभी फिलहाल अगर बात करें। आज इसने 1,50,000 का आंकड़ा भी सर यहाँ पर क्रॉस कर लिया है। क्या सर लग रहा है कि क्या वजह रही है, पहली बात तो ये, और क्या ये तेजी जो है आगे कंटिन्यू रहती हुई दिख सकती है आपको? अभिषेक जी, बहुत टाइम से मार्केट के अंदर एक रेंज सीमित दायरे में मार्केट ट्रेड कर रहा था, मजा ही नहीं आ रहा था। बहुत सारे ट्रेडर्स के एक ही चीज पूछ रहे थे, क्या लग रहा है क्या लग रहा है। तो हम भी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स निकल के आए जिसके कारण हमें गोल्ड के अंदर एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। सबसे पहला रीजन जो रहा है वो तो क्रूड की प्राइसेस, जहां पे हमने देखा है कि जो इंटरेस्ट रेट वाली जो चीज है यहाँ पे अब थोड़ी सी धूमिल होती नजर आ रही है। जो अभी तक चल रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे नरम होता है। देखिए, यूएस के अंदर इलेक्शंस है, अब मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं अगले 3 महीने बाद। तो 3 महीने के अंदर यूएस के इलेक्शंस है। जब इलेक्शंस की अगर बात आती है तो कोई भी नेता हो वो रिस्क लेना नहीं पसंद करेगा। अब ये जो ईरान वाला मैटर है, मान के चलिए अगले 3 महीने के लिए बिल्कुल शांत हो गया है। ईरान कितना भी उकसाने की कोशिश करे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई भी अटैक किया फिर इस तरह का एस्केलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो एस्केलेशन देखने को मिलेगा तो फिर वापस से क्रूड की प्राइसेस ऊपर जाएंगे। क्रूड की प्राइसेस अगर ऊपर गए तो वहां पे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल नहीं होगा, और इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल नहीं होगा तो सबको एक चीज पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कहीं ना कहीं चलती रहेगी, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं टेंशन रहेंगी। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन की जो बात हो रही है उसके ऊपर एक कंसर्न रहा है। एक चीज यहाँ पे और है, अब मिड टर्म इलेक्शन है, मिड टर्म इलेक्शन के पहले जो डोनाल्ड ट्रंप है वो टैरिफ जो उन्होंने वसूला था, जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था कि आपको ये वापस करना है, उसको वापस करने की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं वो चालू कर रहे हैं। तो उसके कारण आप मान के चलिए जो यूएस ट्रेजरी है उस पर आपको दबाव देखने को मिलेगा, डेट में वहां पे दबाव देखने को मिलेगा। अभी हम देख रहे हैं 38-39 ट्रिलियन डॉलर के आसपास अभी जो डेट है, हो सकता है आने वाले 12 से 15 महीने के अंदर आपको ये डेट 40 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस करते हुए नजर आए। तो ये सिचुएशन यहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशन है यूएस मार्केट के लिए, क्योंकि इलेक्शन की वजह से जो अभी पेमेंट कराया जा रहा है, आगे सिचुएशन क्या होगी वो तो बाद में निर्भर करेगी। लेकिन जब तक ये चुनाव है, मुझे लगता है कि अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ऊपर नहीं आने दिया जाएगा, और गोल्ड अगर कहीं भी चला जाए, अगर गोल्ड 4500-4600 डॉलर भी चला जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फर्क पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात होती है तो फर्क पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो सितंबर में रेट हाइक की बात जो चल रही थी वो बहुत ज्यादा कम होती नजर आएगी। इस महीने जो डेटा आने वाला है, अभी मान के चलिए जो अभी अगले हफ्ते डेटा आएगा यूएस की तरफ का सीपीआई का इन्फ्लेशन का डेटा, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। लेकिन जो अगला डेटा है जो इन द मंथ ऑफ सितंबर आएगा, वहां पे इन्फ्लेशन का डेटा भी आपको कमजोर दिखेगा। अगर वो वहां पे गिर कर आता है इन्फ्लेशन का डेटा, तो बहुत ज्यादा हद तक बात हो जाएगी कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाली जो बात चल रही थी उस पर पॉज लग जाएगा। फिर आगे चल के अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस और ज्यादा गिरती हैं, अगर मान के चलिए ये $70 $65 के बीच में अगर रहता है और इन्फ्लेशन 3% के अंदर भी आ जाता है, तो शायद रेट कट वाली बात भी स्टार्ट हो जाए। तो वहां पे गोल्ड प्राइसेस में वापस से आपको फ्यूल देखने को मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है गोल्ड प्राइसेस काफी अच्छे हैं, नीचे में खरीदारी करके चलेंगे बेहतर रहेगा। ठीक है सर।